वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसके पहले मैंने आपको ऑगस्टन एज के बारे में पढ़ाया और आज हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं और हम इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्लासिकल न्यू क्लासिकल मूवमेंट के बारे में बताया था। तो न्यू क्लासिकल मूवमेंट बेसिकली क्या था? तो न्यू क्लासिकल एज में हो क्या रहा था कि जो राइटर्स जो थे वो क्लासिकल एज के जो मॉडल्स है उनको इमिटेट कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि न्यू क्लासिकल एज जो है ये 3 फेज में आता है और ये 3 फेज में मैंने आपको बताया था। एक फेज आपका रेस्टोरेशन एज का है जो कि 1660 से लेकर के 1700 में, ठीक है। और दूसरा जो फेज था आपका वो ऑगस्टन एज है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि ऑगस्टन एज में लोग रूल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लॉजिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे रादर देन इमोशंस। ठीक है, तो ऑगस्टन एज को हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। इसे बहुत नाम से जानते हैं, एज ऑफ पोप, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, एज ऑफ प्रोज, एज ऑफ एक्जुबरेंस, एज ऑफ स्कैंडल। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू क्लासिकल एज में जो 3 फेजेज है, 2 फेजेस तो हम लोग कवर कर लिए, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा फेज और ये है क्या? ये है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसे हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं और इसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आइए जानते हैं। देखिए यहां पर जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है ना, इसे हम और भी 3 नाम से जानते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, अच्छा, इसे हम एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं और इसे प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं कि इसे हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहते हैं, सेंसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको हम डॉक्टर जॉनसन के एज के रूप में क्यों जानते हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसके पीरियड के बारे में बात करता हूं। तो ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं इस पीरियड के बारे में, हालांकि लोग अलग अलग टाइप से बोलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पीरियड है ये आपका 1750 से लेकर के 1785 तक चलता है। ठीक है, और लेकिन ये जो मैंने टाइम इसका टाइमलाइन लिया है ना, ये मैंने आपको ब्रिटानिका से लिया है। ब्रिटानिका को लिटरेचर के लिए सबसे जेन्युइन सोर्स माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका क्या आपको टाइमलाइन बता रहे हैं। देखिएगा, इसका टाइमलाइन है 1745 से लेकर 1798। तो 1798 में क्या होता है? 1798 में आपका लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन होता है और लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो तब तक हम इसके पहले, हालांकि इसके पहले ही माहौल बनना शुरू हो चुका था रोमांटिक एज के लिए। तो रोमांटिक एज जब एक्चुअल में आया तो उसके पहले रोमांटिक एज की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी ना, उसी को हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसे हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसको क्यों कहते हैं? Because literature of sensibility refers to a particular type of literature written during the 18th century। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी का ऐसा लिटरेचर होता है जो एक खास तरह का लिटरेचर होता है, जिसे हम स्पेशली कहाँ पर 18th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। सेंसिबिलिटी ऑफन रेफर्स टू योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। देखो, सेंसिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील। तो संवेदनशील का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि अगर मतलब कुछ चीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई इंसान बहुत पीड़ा में, मान के चलो किसी इंसान को कोई बीमारी है और वो उस बीमारी के कारण बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में, बहुत दर्द में है। ठीक है, तो वो अगर अपने दुख के बारे में अगर बात करेगा तो आप भी अगर उसके दुख को फील कर सकते हो, ठीक है, आप भी उसको फील कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप संवेदनशील इंसान हैं, आप दूसरों के प्रति इम्पैथी रखते हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर भी इमोशंस है, आप दूसरे के दुख दर्द को फील कर सकते हो, उसके प्रति आप संवेदनशील हो। बात समझ में आ रही है? इसके पहले अगर हम बात करें ऑगस्टन एज में,
तो वहाँ इमोशंस का कोई जगह नहीं था, फीलिंग्स का कोई जगह नहीं था। वहाँ केवल और केवल बात रूल्स पे होते थे और लॉजिक पे होते थे। अब जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर ऑगस्टन एज के हैं, प्योरली ऑगस्टन एज के हैं, और वो अगर किसी इंसान के दुख दर्द के बारे में सुनेगा तो दिमाग लगाएगा इसको दुख क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, कौन सा बीमारी है, या डॉक्टर को इलाज करवाया कि नहीं कराया। तो बजाय कि आप 20 तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके दुख दर्द के पीछे लॉजिक लगा रहे हैं, आप अगर डायरेक्टली उसके दुख दर्द को भी अगर आप फील कर सकते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप सेंस, मतलब आपके अंदर इमोशंस है। तो इस टाइम पे हो क्या रहा था, हमने देखा कि इस टाइम पे 3 तरह के रेवोल्यूशंस हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुआ, आपका अमेरिकन रेवोल्यूशंस जहाँ पर अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं पूरा यूरोप को इम्पैक्ट कर रहा था, और उस समय का लिटरेचर भी इम्पैक्ट हो रहा था। तो ये सारे चीज़ जो था ना, ये सारी चीज़ से लोग परेशान हो चुके थे। तो उस समय के कुछ जाने माने राइटर्स थे जिन्होंने सोचा कि अब हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। लोग, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा। जैसे आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग पूरा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काटते जा रहे हैं हम लोग, है ना, और हम लोग केवल प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो मतलब इंसान के अंदर से जो इम्पैथी होता है या सिंपैथी होता है, जो इमोशंस होता है, वो खत्म होते जा रहा है। इंसान केवल पैसे के पीछे भाग रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वो प्रकृति से नहीं जुड़ पा रहा है, वो इमोशनल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर जा रहे होते हैं इस टाइम पे, और हम इमोशनल लेस होते जाते हैं। तो उसी टाइम पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक क्रांति लेकर के आया था, एक बदलाव हो रहा था ना, तो मतलब इस तरह की चीज़ों से कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिन्होंने सोचा कि हमें तरक्की के चकाचौंध में हमें नेचर से दूर नहीं होना चाहिए, हमें प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए, हमें इमोशनल होना चाहिए, और हमें प्रकृति से सीखने की ज़रूरत है। यानी हमें सेंसिबल, हमें जो है ना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही ट्रेंड यहाँ पर चला था, ठीक है, कि हम लोग अब इमोशंस की ओर लौटेंगे। तो इसीलिए इसका जो नाम है ना, वो सेंसिबिलिटी पड़ा, एज ऑफ सेंसिबिलिटी पड़ा, ठीक है। तो जब सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपके अंदर एक एबिलिटी हो, किस चीज़ का एबिलिटी हो, कि अगर कोई इमोशनल चीज़ हो रहा है तो आप भी वो इमोशंस को, उसको फील करें आप, है ना। अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क्स है और वो आर्टिस्टिक वर्क्स अगर इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाए, आप उसको अप्रिसिएट कर पाए। थिंग्स दैट यू सेंस रादर देन, इसको देखो फर्दर अगर डिफाइन करें तो वैसे चीज जिसे आप सेंस करें, महसूस करें, रादर देन एनालाइज लॉजिकली, इसके बजाय कि आप उसको लॉजिकली एनालाइज करो, ठीक है। तो बहुत बार देखिए होता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि आप कभी बहुत ज़्यादा अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं, आपको इमोशंस फीलिंग से मतलब नहीं होता है, ठीक है। और कई बार होता है कि हम इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं जो कि हमें लॉजिक वाली बात जो मिलता है वो मिलता है हमें एज ऑफ पोप में, ऑगस्टन एज में, और जो सेंसुअल आपकी सेंसिटिविटी वाली जो चीज़ें है ना, सेंसिबिलिटी वाली जो चीज़ें है, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमें ठीक रोमांटिक एज से पहले। और ये क्या कर रहे हैं, रोमांटिक एज के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, योर पोएटिक सेंसिबिलिटी माइट allow you to choose exactly the right word to create a particular tone when you are writing। अब देखो क्या है ना, आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके ऑगस्टन एज में राइटिंग्स के लिए रूल्स बन चुके थे कि भाई यही पर्टिकुलर रूल्स में आपको लिखने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि हीरोइक कपलेट, आपको पोएट्री को लिखने हीरोइक कपलेट में। अब जैसे कहने का मतलब है कि आप अगर अपने किसी पर्टिकुलर टाइप की फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, तो लेकिन मैं बोलूँगा कि जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेरे रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं जो रूल बनाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो जरा सोचो कि अगर हम आपके अपने इमोशंस को अगर बयान करने के लिए बोले और आप को हम एक रूल में बांध दे, तो शायद आप खुल करके वो चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इमोशनल चीज़ें जो होती है ना, वो स्पॉन्टेनियसली आती है। ये बात वर्ड्सवर्थ ने भी कही है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइम पे मतलब आपको जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है ना, बहुत हाई फाई, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स रखे जाते थे, जो कि भाई पढ़े लिखे लोगों को समझ में आते थे, एलीट क्लास के लोगों को समझ में आते थे, ठीक है। और एक रूल्स में चलना होता था, एक पर्टिकुलर पैटर्न था, उसको फॉलो करना होता था, अदरवाइज आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इमोशनल बातें लिखेंगे ना, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होने चाहिए रूल्स को लेकर के। तो वही रूल्स को लोग तोड़ना शुरू कर दिए थे कि भाई हम अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे, लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह से नहीं बंधेंगे, और हमें जिस टाइम पे जिस शब्द का जरूरत पड़ेगा हम उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम सोचेंगे बहुत ज़्यादा कि नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो जब सिंपल सी बात हम समझ रहे हैं कि इस टाइम पे ऑगस्टन एज में जो मेनली जो राइटर्स थे ना, वो नकल कर रहे थे कहीं ना कहीं, जो रोमन क्लासिकल से उनके इमिटेशन कर रहे थे। और भाई नकल नकल ही होता है, कभी बराबरी होता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम नकल करके अपने इमोशंस को उतने अच्छे तरीके से जाहिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा मतलब ट्रेंड था ना, जहां पर आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप अपने तरीके से अपने शब्दों को चूज करें और अपने तरीके से अपने इमोशंस का बयां करें, ठीक है। जिस तरह के टोन आपको चाहिए उस तरह के टोन के लिए आप वर्ड्स का यूज करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये आता है कि हम इसे एज ऑफ जॉनसन क्यों कहते हैं। हम इसे एज ऑफ जॉनसन क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, कि कोई भी एज अगर किसी पर्टिकुलर राइटर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका मतलब है कि वो राइटर, वो ऑथर जो है, वो उस टाइम पीरियड का लीडिंग फिगर है, प्रोमिनेंट राइटर है, वो पूरे उस एज को क्या किया है, डोमिनेट किया है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को कौन डोमिनेट किया है, तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया। तो ये इस एज का लीडिंग फिगर है, प्रोमिनेंट राइटर है, ठीक है। इसलिए इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। अच्छा, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, यानी एक फॉर्म से जब आप दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं तो उसी को ट्रांजिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये चीज है ना, लिटरेचर शिफ्ट होना शुरू हो गया था। लिटरेचर किस चीज से शिफ्ट होना शुरू हो गया था, पहले लिटरेचर किस मोड में था, तो ये नियो क्लासिसिज्म यानी क्लासिसिज्म को लोग फॉलो कर रहे थे। तो क्लासिसिज्म से लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, एक तरह से ट्रांजिट कर रहे थे, मतलब शिफ्ट हो रहे थे। तो शिफ्ट क्लासिसिज्म से शिफ्ट होकर के कहां चल रहे थे, रोमांटिसिज्म पे, ठीक है। तो लोग इस तरह से क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, है ना। राइटर्स के जो लिखने के तौर तरीके हैं, जो सोच है, वो क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म में क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। तो जो शिफ्टिंग प्रोसेस होता है ना, उसी को ट्रांजिशन कहते हैं। तो आगे अगले जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रोमांटिक एज पढ़ करके भी आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत जो फेमस राइटर्स है वो भी आपको, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गए, है ना, जॉन कीट्स हो गए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रोमांटिक एज में, ठीक है। हालांकि रोमांटिक वर्ड का मतलब ये मत समझिएगा जो लड़का लड़की का जो प्यार वाला जो रोमांस होता है वो रोमांटिक नहीं है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा रोमांटिसिज्म के बारे में जब मैं रोमांटिक एज स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है। तो यहां से क्लासिसिज्म से किधर मूव कर रहे थे, रोमांटिसिज्म पे। तो यहां पर इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसलिए इसे एज ऑफ ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको कहता है। अच्छा, इसको हम प्री रोमांटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग रोमांटिक एज पढ़ने वाले हैं, और रोमांटिक एज का जो पृष्ठभूमि है ना, वो यहीं पर तैयार हो रहा था, ठीक है। ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी में एक तरह से वो रोमांटिसिज्म का जन्म हो गया था, वो जन्म लेना शुरू हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्री रोमांटिक एज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखो, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जो, अगर मैं कुछ पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो इस समय भाई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या थे, उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे क्या हुआ। तो इस टाइम पे देखिए ये 3 रेवोल्यूशंस चल रहे थे। तो देखिएगा, हाँ, एक तो रेवोल्यूशन आपका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा है अमेरिकन रेवोल्यूशन,
तीसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो इनसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भाई नया नया डेवलपमेंट शुरू हो गया, है ना। और अमेरिकन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ब्रिटेन जो है वो आज़ाद हो गया था। किससे, तो ब्रिटेन बोल रहे हैं, अमेरिका किससे आज़ाद हो गया था, ब्रिटेन से, ब्रिटिश के कॉलोनी से आज़ाद हो गया था। और फ्रांस में भी भाई वो इनइक्वालिटी का मुद्दा था वहाँ पर, तो वहाँ भी लोग विद्रोह कर दिए। तो ये सारे चीज़, ये इन सारे रेवोल्यूशन से जो है ना, ये कुछ कुछ चीज़ों का जन्म हुआ, जैसे कि इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म। तो अब लोग इंडिविजुअलिज्म पे बात कर रहे थे। देखो हम देख रहे हैं कि जब जहाँ पर मोनार्की सिस्टम है वहाँ पर बस जो गिने चुने जो ग्रुप है ना, जो जैसे जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, जो बड़े बड़े हायर क्लास के जो लोग हैं ना, ये लोग ही मतलब सारे चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, है ना। इक्वलिटी कहाँ थी, धीरे धीरे डेमोक्रेसी अपना जड़ पकड़ना शुरू कर रहा था। और डेमोक्रेसी समझिए कि अब धीरे धीरे जो है ना, मोनार्की सिस्टम वो वीकेंड हो रहा था, वो कमज़ोर होते जा रहा था और डेमोक्रेसी आ रही थी। जब डेमोक्रेसी आएगी तो उसमें इंडिविजुअलिज्म पे बात करी जाएगी, ठीक है, इक्वालिटी पे बात करी जाएगी, ठीक है, इमोशनल डेप्थ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है। राइटर्स फोकस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, और अभी के राइटर्स जो है ना, ये ह्यूमन सफरिंग पे बात करना शुरू कर दिए, ठीक है, फ्रीडम पे, आज़ादी पे और इक्वलिटी पे। तो ये जो इक्वलिटी पे बातचीत चलना, ह्यूमन सफरिंग पे बात चलना, आज़ादी पे बात चलना, ये सब कैसे हुआ, ये सब जो विद्रोह हुए ना, इसके कारण से हुआ। और ये सारा चीज़ हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अब नया थीम राइटर लोग एक्सप्लोर करने लगे थे, एंड यूजिंग लिटरेचर टू एक्सप्लोर पर्सनल एंड पॉलिटिकल लिबरेशन, है ना। तो लिटरेचर में नया तरह का थीम लोग यहाँ से लोगों को मिल गया लिखने के लिए, ह्यूमन सफरिंग, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इमोशनल डेप्थ, है ना। दीज इवेंट्स शेप्ड द सेंटिमेंटल एंड मोरल थीम्स ऑफ द पीरियड। और ये जो इवेंट्स हुए, ये क्या कर दिया, ये जो है ये सेंटिमेंटल और मोरल थीम्स को जन्म दिया ये इस पीरियड में। ओके, आगे देखिए। अब चलिए हम यहाँ इस एज का हम कुछ की लिटरेरी फीचर्स देख लेते हैं, क्या इसमें लिटरेरी फीचर था। तो लिटरेरी फीचर की बात करें, देखो ये चीज़ थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिकॉज ये सारा चीज़ को एक ही जगह मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है ना। तो नो वरीज, मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये चीज़ आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, आपके पास हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तो इस समय का लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या लिटरेरी फीचर्स क्या थे, तो ध्यान दीजिएगा। इम्फेसिस ऑन इमोशंस एंड सब्जेक्टिविटी। तो इस टाइम पे जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे, यहाँ इन लोगों का फोकस किस चीज़ पे था, इमोशन पे था और सब्जेक्टिविटी था। देखिए कभी कभी एग्जाम में सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि सब्जेक्टिविटी क्या होता है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। देखिए सब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि जहां पर आपका पर्सनल इमोशंस हो, ठीक है, जहां पर आप पर्सनल होकर के कोई बातों को कह रहे हैं या बोल रहे हैं। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इम्पर्सनल। सिंपल सी बात है कि जैसे देखो, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी एग्जामिनर का, आंसर भी एग्जामिनर का, बस आपको उसमें से चुनना होता है, ठीक है, आप अपना उसमें फीलिंग्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर जब आप देते हो ना, तो आप अपना ओपिनियन वहां पर एक्सप्रेस करते हो। बात समझ में आ रही है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जहां पर आपका फीलिंग्स उसमें शामिल नहीं है, वहां पर आप अपने फीलिंग्स को डिटैच करके रखते हैं। और सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, आपका अपना पर्सनल फीलिंग होता है। तो फोकस लोग किस पे कर रहे थे, इमोशंस पे और सब्जेक्टिविटी पे। जहां इमोशन होगा वहां सब्जेक्टिविटी तो जरूर होगा, यानी आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। फोकस ऑन इंडिविजुअल फीलिंग्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। तो राइटर्स जो है वो किसी एक, देखिए पहले क्या होता था कि एक्शन को मेन फीचर माना जाता था, इवेंट को मेन फीचर माना जाता था, कैरेक्टर को उतना वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर्स के फीलिंग्स पे बात हो रही है कि कोई भी नोवेल में, ड्रामा में या किसी भी पोइट्री में एक कैरेक्टर जो है वो क्या सोच रहा है, कैसा फीलिंग्स कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यानी हर एक इंडिविजुअल पे काम करना शुरू कर दिए, इंडिविजुअल फीलिंग्स पे और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, ठीक है। उसके बाद अगले फीचर की बात करें तो सेंटिमेंटलिज्म। तो इस टाइम के लिटरेचर सेंटिमेंटल भी होते थे। लिटरेचर एम्ड टू इवोक डीप इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो इस टाइम के लिटरेचर का क्या काम था,
ये इमोशंस को इवोक नहीं करते थे, बल्कि डीप इमोशंस को इवोक करते थे, बहुत गहरी इमोशंस को इवोक करने का काम करते थे, हाईलाइटिंग ह्यूमन गुडनेस। और ये क्यों इवोक करते थे आपके इमोशंस को? ये दिखाने के लिए, मतलब इंसानों की जो अच्छाई, ह्यूमन क्वालिटीज है, ह्यूमन की जो गुड क्वालिटीज, उसको अच्छाई, उसको हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल, मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअलिटी पे राइटर का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जब जब कहीं पर एक कानून बन जाएगा ना, तो उस कानून पे आपको कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो वही चीज एक तरह से हो रहा था आपके ऑगस्टिन एज में। लेकिन अब जो है ना, लोग अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते थे, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते थे, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ वर्क्स लिख सकते थे, है ना, कोई बंधन इस तरह का नहीं था। फोकस ऑन नेचर, अब देखिए ऐसा भी बात शुरू होने लगा था कि रिटर्न टू नेचर, अब हम लोगों को नेचर की ओर लौटना है। अच्छा, रिटर्न टू नेचर ये की बात किसने बोला था? ठीक है, ये बात सबसे पहले किसने बोला था? हालांकि वर्ड्सवर्थ ने भी बोला, नहीं उससे पहले भी कोई किसी ने बोला। इस बात को अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, अदरवाइज मैं अगले क्लास में जब रोमांटिक केस पढ़ाऊंगा तो उसमें तो मैं बताऊंगा। तो अब जो इस टाइम के जो राइटर है ना, वो नेचर की ओर लौटने लगे। नेचर वॉज सीन ए सोर्स ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। तो यहां पर अब राइटर सोचने लगे कि हमें नेचर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, और हमारा जो इमोशनल, जो हमारा जो इमोशन का सोर्स है वो नेचर ही हो सकता है। तो हम लोग के पास नेचर से सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए अब हमें नेचर पे ही फोकस करके लिखनी चाहिए, है ना। उसके बाद देखो एक्सप्लोरेशन ऑफ सबलाइम। देखो सबलाइम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो बहुत वास्ट हो, जो आपके डीप इमोशंस को क्या करे? इवोक करे। डीलिंग विथ वास्ट और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस दैट इवोक बोथ एडमिरेशन एंड फियर। ठीक है, तो सबलाइम, सबलिमिटी आपने सुना होगा। ठीक है, तो सबलाइम का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत उच्च कोटि का हो, उच्च क्वालिटी का हो, जो लिमिट से ज्यादा हो, जितना लिमिट होता है उससे ज्यादा हो, यानी आपको बहुत गहरी तरीके से आपकी इमोशंस पे वार करने का कोशिश करें। ठीक है, तो उसको हम सबलाइम बोलते हैं। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सबलाइम। फिर है मेलंकली। मेलंकली जो होता है ना, ये आपके सैड चीजों से रिलेटेड होता है, यानी थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब समझ रहे हो? अकेलापन। मोर्टालिटी यानी मृत्यु। पैसेज ऑफ टाइम, ये सब जो है ना मेलंकली से रिलेटेड थीम्स है। ठीक है, अच्छा, जैसे मेलंकली से बात करें तो इसी समय पे एक ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स भी थे, जो बिल्कुल मेलंकली वाले और रिफ्लेक्टिव थीम्स पे अपने वर्क्स को लिखते थे। ठीक है, जिसमें उसमें एक आपके थॉमस ग्रे का हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। राइज ऑफ नोवेल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, ऑगस्टन एज में, और नोवेल का भाई डेवलपमेंट तेजी से अभी भी चल रहा था, है ना। इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ नोवेल्स, नोवेल्स पे अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। विथ डिटेल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एवरीडे लाइफ, नोवेल भी एवरीडे लाइफ से लिखा जाने लगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे रिलेटेड, और कैरेक्टर, डिटेल कैरेक्टर के साथ नोवेल लिखे जा रहे थे। और नोवेल के लिए तो समझिए कि एक पीक टाइम था नोवेल के लिए। आगे देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ गोथिक लिटरेचर। यहां पर गोथिक लिटरेचर भी हमें देखने को मिलता है। इमरजेंस ऑफ गोथिक फिक्शन। गोथिक फिक्शन क्या होता है? बेसिकली जो डरावना वाला जो नोवेल होता है, जिसमें बिल्कुल आतंक या डराने का जो काम किया जाता है ना, जो हॉरर, समझिए कि हॉरर से रिलेटेड है ना, वैसे नोवेल को, ऐसे फिक्शन को गोथिक फिक्शन बोलते हैं। विथ एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर, इसमें मिस्ट्री आपको, रहस्य और हॉरर आपको देखने को मिलेगा गोथिक में, है ना। और गोथिक का हम जानते हैं कि गोथिक फिक्शन के फादर किसको कहे जाते हैं? हॉरेस वालपोल को कहे जाते हैं। उनका एक लिखा हुआ पहला जो गोथिक फिक्शन है वो कैसल ऑफ ऑटरेंटो। और ये हॉरेस वालपोल कौन थे? रॉबर्ट वालपोल, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, उन्हीं का लड़का थे। और रॉबर्ट वालपोल जो है वो इंग्लैंड का क्या मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड सोशल रिफॉर्म। अब लोग, हम क्या बोले कि यहाँ पर जो है ना, इंसानों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, उनके प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, उनके अच्छाई के ऊपर, और सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम किया जा रहा था। लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग सोशल इश्यूज, यहाँ इस टाइम के लिटरेचर में आपको सोशल इश्यूज बहुत देखने को मिलेंगे। एडवोकेटिंग फॉर चेंज, और बदलाव के लिए जो एडवाइजेज है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल राइटिंग्स, इस टाइम पे आपको बायोग्राफिकल राइटिंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल राइटिंग्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज।
तो ये कुछ लिटरेरी फीचर्स हैं इस एज ऑफ सेंसिबिलिटी के। आगे देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट ऑथर्स पे काम करेंगे। अब जो है हम इंपॉर्टेंट ऑथर्स पे बात यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट ऑथर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर जॉनसन का। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये इस पीरियड के सबसे जाने माने, सबसे मशहूर राइटर थे। हालांकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में अलग से इनके बायोग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिगर है। फिलहाल इसके अंदर इनके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनका जन्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट राइटर तो जन्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इनकी मृत्यु हुई थी 1784 में, और इसी कारण से 1785 में ऐसा माना जाता है कि इसका जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है वो खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन ये तो खैर चल बसे थे, लेकिन एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ना वो तब तक चल रहा था जब तक कि लिरिकल बैलेड्स के साथ जो ये बात घोषित हो चुका था कि चलो भाई अब रोमांटिक एज जो है ना वो आ चुका है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वाज अ टावरिंग फिगर, इस टाइम पे टावरिंग फिगर था, यानी सबसे ही वाज स्टैंडिंग टॉल अमंग ऑल द राइटर्स इन 18th सेंचुरी लिटरेचर, नॉन फॉर हिज विट, अपने विट, इंटेलेक्ट एंड पॉलिटिक आउटपुट के लिए जाने जाते हैं। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस एज अ, और लिटरेचर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। एज अ पोएट के रूप में, एसेइस्ट के रूप में, मोरलिस्ट के रूप में, और लिटरेरी क्रिटिक के रूप में तो खास करके ये लिटरेरी क्रिटिक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, बायोग्राफर के रूप में, एडिटर के रूप में, और इंग्लिश का पहला डिक्शनरी बनाने वाले इंसान यही थे, ठीक है। जो डिक्शनरी बनाने का काम करते हैं उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, जो डिक्शनरी को बनाते हैं ना उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो पहला डिक्शनरी इन्होंने ही बनाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ये पहला वर्क है, ध्यान दीजिएगा, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही डिक्शनरी जो था इंग्लिश लैंग्वेज का पहला डिक्शनरी, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये पहला डिक्शनरी जिसका नाम था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1755 में इन्होंने इसको तैयार किया था। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है ना। आगे चल करके बहुत सारे जो डिक्शनरी आए कहीं ना कहीं इसी को आधार बना करके लोगों ने डिक्शनरी को बनाया, और एक तरह से इस डिक्शनरी में मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश वोकैबुलरी को एक सही फ्रेम देने का काम किया यहाँ पर, ठीक है। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी था। और उस टाइम पे अगर बात करें या उस समय बात करें तो इसमें टोटल कितने वर्ड्स की एंट्री हुई थी? कितने वर्ड्स? तो टोटल 40,000 वर्ड्स का एंट्री था, 40,000 वर्ड्स का एंट्री था, ठीक है। उसके बाद इनका जो अगला वर्क है वो है द हिस्ट्री ऑफ रैसलेस प्रिंस ऑफ एबिसीना, ठीक है, प्रिंस ऑफ एबिसीना, जो कि 1759 में हुआ था पब्लिश। ये एक फिलोसफिकल नोवेला है, ये एक फिलोसफिकल नोवेला है दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमन कंडीशन। अगले वर्क की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है प्रेफस टू शेक्सपियर। तो प्रेफस टू शेक्सपियर का ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईयर को याद रखिएगा। तो प्रेफस टू शेक्सपियर जो है ये एक इन्फ्लुएंशियल एसे है, जो कि शेक्सपियर के एडिटेड जो प्लेज है ना, ये जॉनसन का एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज है, यानी शेक्सपियर को इसमें इन्होंने शेक्सपियर का जो बड़ाई करने थे, जो खामियां दिखानी थी, ये सब कुछ इन्होंने इसमें किया है, ठीक है। स्पेशल मतलब स्पेशल शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। ये शेक्सपियर के ऊपर लिटरेरी वर्क है, जो कि किस नाम से? प्रेफेस टू शेक्सपियर, 1765 में पब्लिश हुआ था। आगे देखो, और इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। तो इंग्लिश मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स के जो लाइव्स है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये है क्या? अ सीरीज ऑफ बायोग्राफिकल, मैंने आपको क्या बोला था, इस टाइम पे बायोग्राफीज भी लिखे जा रहे थे बहुत, तो सीरीज ऑफ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल एसेस। इसमें मैं बताऊं टोटल 52 पोएट्स का इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, 52 पोएट्स का एक तरह से बायोग्राफी और उनका क्रिटिकल वर्क उनके ऊपर किया है, ठीक है। अब ये 52 में जॉन ड्राइडन भी है, मिल्टन भी है, इसी तरह के राइटर्स है। तो ये भी ध्यान रखिएगा
कि जॉनसन ने द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में टोटल कितने पोएट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, तो ये 52 इंग्लिश पोएट्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो जॉनसन साहब की तो बात हो गई, अब बात करते हैं फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। इंग्लिश नॉवेल को ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश नॉवेल को एक मतलब एक फाउंडेशन देने में या इंग्लिश नॉवेल को शेप करने में जो अगर किन्हीं को अगर कंट्रीब्यूशन जाता है तो ये चार लोगों को जाता है। इंग्लिश नॉवेल्स को आकार देने में अगर क्रेडिट जाता है तो ये चार नॉवलिस्ट को जाता है, और ये चारों नॉवलिस्ट को किस नाम से जानते हैं? फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है। आपसे कभी पूछते हैं कि फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट, इंग्लिश नॉवेल हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल थे क्या। द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल रेफर्स टू द फोर प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट, ये चार जाने माने नॉवलिस्ट के बारे में बात करता है, ऑफ 18th सेंचुरी हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल एज लिटरेरी फॉर्म। तो नॉवेल को एक लिटरेरी फॉर्म का दर्जा देने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये चार व्हील्स जो है ना, इसमें कौन कौन है? तो ये चार व्हील में नाम रखिएगा याद। पहला नाम आता है हेनरी फील्डिंग का, पहला नाम आता है हेनरी फील्डिंग का, ठीक है। अच्छा, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट में कभी कभी डेनियल डिफो का भी लोग नाम ले लेते हैं, बट उसका नहीं, अगर एग्जाम में आ जाए तो हेनरी फील्डिंग का ही नाम रखिएगा। देखो, जो चीज ज्यादा एक्सेप्टेड होता है, जो जिस फैक्ट पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा लोग उसको सही मानते हैं, तो हम लोगों को भी उसको सही मानना चाहिए। तो ज्यादा लोग इसी हेनरी फील्डिंग को ही आपके फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, ठीक है। तो हेनरी फील्डिंग की बात करें तो इनका जो नोटेबल वर्क है वो है टॉम जोन्स, और दूसरा क्या? जोसेफ एंड्रयूज, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया फोर व्हील्स में से पहला व्हील हो गया। दूसरा व्हील कौन है? सैमुअल रिचर्डसन। तो सैमुअल रिचर्डसन की बात करें तो इनका फेमस वर्क है पामेला। अच्छा, पामेला का जो दूसरा टाइटल है वर्च्यू रिवार्डेड भी है। अच्छा, पामेला जो है ना, ये इंग्लिश का फर्स्ट नॉवेल माना जाता है, पामेला को इंग्लिश का फर्स्ट नॉवेल माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इनका और दूसरा वर्क क्या है? क्लैरिसा है, और द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन, तो ये इनका फेमस वर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पामेला की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिचर्डसन इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग द एपिस्टोलरी नॉवल। तो इनको क्रेडिट जाता है एपिस्टोलरी नॉवल को पॉपुलराइज करने में। भाई, एपिस्टोलरी नॉवेल्स क्या होते हैं? जिस नॉवेल्स को सीरीज ऑफ लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जिसको लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसको एपिस्टोलरी नॉवेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने फोर व्हील्स में दो व्हील्स को हमने देख लिया, एक हेनरी फील्डिंग है और एक है सैमुअल रिचर्डसन। और ये दो व्हील्स कौन कौन है? तो उसके बाद जो अगला व्हील्स आते हैं लॉरेंस स्टर्न है। लॉरेंस स्टर्न का फेमस वर्क की बात करें तो द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, बहुत ही फेमस वर्क है, ध्यान रखिएगा, नेट वेट के एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी और जेंटलमैन। अच्छा, जेंटलमैन तो ट्रिस्ट्रम शैंडी का यही पूरा नाम है, ये एक वर्क का पूरा नाम है, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, जेंटलमैन। अच्छा, उसके बाद है अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस। नेक्स्ट इनका वर्क है अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। अच्छा, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो स्टर्न इज नॉन फॉर इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक। ये इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, लॉरेंस स्टर्न इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद देखो टॉबियस स्मोलेट, तो ये हो गया चौथा और आखिरी व्हील। तो टॉबियस स्मोलेट का फेमस वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम। उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ प्रेग्रिन पिकल। उसके बाद है द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, है ना। और इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका नॉवेल जाना जाता है पिकरेस्क एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये फोर व्हील्स ऑफ नॉवेलिस्ट हो गए, इंग्लिश नॉवेल हो गए, कौन कौन? तो एक तो हमने देखा हेनरी फील्डिंग, दूसरा है सैमुअल रिचर्डसन, तीसरा है लॉरेंस स्टर्न और तीसरा है टॉबियस स्मॉलेट। अच्छा, अब देखिए इस टाइम पे मैं बता रहा हूं, इस टाइम पे और भी राइटर्स तो थे जो अभी हमने पढ़ा,
लेकिन इस टाइम पे दो ही राइटर सबसे ज़्यादा फेमस थे, एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और दूसरा ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें, 1730 में इनका जन्म हुआ था, 1774 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो फेमस वर्क की बात करें तो इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है द विकार ऑफ वेकफील्ड, बहुत ही फेमस, इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। अ नॉवेल डिपेक्टिंग द स्ट्रगल्स ऑफ डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है। ये फेमस कैरेक्टर डॉक्टर प्राइमरोज एंड हिज फैमिली। तो डॉक्टर प्राइमरोज और उसके फैमिली का जो स्ट्रगल है ना, उसको ये डिपिक्ट करता है। उसके बाद इनका एक फेमस वर्क है शी स्टूप्स टू कनकर। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो मेरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये वर्क था, शी स्टूप्स टू कनकर, ठीक है। इसमें मिस्टेकन, एक कॉमेडी है अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटीज को लेकर के, ठीक है। और एक इनका है पेस्टोरल पोएम है जो रूरल लाइफ को डिपिक्ट करता है, रूरल लाइफ के जो डिक्लाइन है, देखता है किस तरीके से शहरीकरण हो रहे हैं, है ना, नए नए फैक्ट्रियाँ खुल रहे हैं, लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर बस रहे हैं। तो जिस तरह से रूरल लाइफ का जो डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर ये एक मॉर्निंग है, ठीक है, एक सैड पोम है। पेस्टोरल का मतलब होता है जो रूरल से रिलेटेड हो, जो रस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये फेमस वर्क है इनका, ये तीनों फेमस वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। अच्छा, आगे देखिए, आगे एक और फेमस राइटर है जिनका नाम है रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन, शॉर्टकट में इनको हम आरबी शेरिडन बोलते हैं, ठीक है। वो शेरिडन एक दवा आता ना सर दर्द का, वो वाला नहीं, रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन। 1751 में जन्म हुआ था, 1816 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका फेमस वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, द राइवल्स। ये भी एक कॉमेडी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, द राइवल्स के अंदर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर है जिनका नाम है मिसेस मैलाप्रॉप। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे ना तो ऐसे पूछ देते हैं कि मिसेस मैलाप्रॉप किस प्ले का कैरेक्टर है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर है ना, तो इसलिए पूछ दिए जाते हैं पेपर में, पहले भी पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, मिसेस मैलाप्रॉप जो कैरेक्टर है ना, ये किस नॉवल में है, किस प्ले में है या किस कॉमेडी में है, तो ये द राइवल्स का ही फेमस कैरेक्टर है जो कि आरबी शेरिडन ने लिखा है। उसके बाद इनका एक और फेमस वर्क है, वो है स्कूल फॉर अ स्कैंडल। स्कूल फॉर अ स्कैंडल ये अपने आप में एक सटारिकल वर्क है, किसके ऊपर, गोसिप के ऊपर और हिपोक्रेसी के ऊपर। फिर इनका एक पैरोडी है द क्रिटिक करके, ये थियोरिटिकल कन्वेंशंस को पैरोडी करने के, पैरोडी का मतलब होता है एक तरह से मजाक उड़ाना, नकल करके, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इस टाइम पे भी एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, है ना, कोई एक तरह के ट्रेंड को फॉलो करने वाले ग्रुप ऑफ राइटर्स होते हैं, तो उनको हम स्कूल का दर्जा दे देते हैं। स्कूल का मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स, तो इस टाइम पे भी एक पोएट्स का ग्रुप था, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स हम इन्हें कहते हैं। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स वाज अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्स। तो ये 18th सेंचुरी पोएट्स का एक ग्रुप था, जो इनके अंदर खासियत क्या थे, ये लोग किस थीम्स पे लिखते थे, ये लोग सैड थीम्स पे ज़्यादा लिखते थे, ठीक है। इन लोग दुखद बातों पे ज़्यादा लिखते थे, जैसे कि आपका हो गया डेथ हो गया, मोर्टालिटी हो गया और सबलाइम हो गया, सबलिमिटी। तो इन थीम्स पे ये लोग ज़्यादातर, इनके वर्क्स को पढ़ोगे तो आपको ग्रेवयार्ड, कब्र के बारे में ही सुनने को मिलेगा, मृत्यु के बारे में ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत आपके डीप इमोशंस को टच करते हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ऑफन सेट इन ग्रेवयार्ड और अदर सॉलेम सेटिंग्स। और इसका जो सेटिंग होता है, ये जो लोग पोएट्स लोग जो लिखते हैं, इनका जो सेटिंग भी जो होता है ना, वो आपके ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान पे ही होता है या कोई ऐसे ही नेगेटिव प्लेस के पास होता है इनके सेटिंग्स। अच्छा, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स में बात करें तो उनमें सबसे फेमस राइटर है, फेमस पोएट है थॉमस ग्रे। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस वर्क है, वो है एलिजी, है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत बार एग्जाम में आता है, आते ही रहता है ये, ठीक है। पूछ देगा आपसे कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है
ग्रेवयार्ड पोएट कौन? थॉमस ग्रे ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस वर्क है। मैं फिर से VVI लिख देता हूं। आगे देखिए, तो इस ग्रुप के जो पोएट थे उसमें से पहला कौन फेमस इंसान है? तो थॉमस ग्रे है। दूसरा है एडवर्ड यंग है। तो एडवर्ड यंग का जो फेमस वर्क है वो क्या है? नाइट थॉट्स। नाइट थॉट्स। आगे देखिए, उसके बाद है रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस बात आप जान लीजिए, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रॉबर्ट बर्न्स से रिलेटेड एक बात है, रॉबर्ट बर्न्स इज कंसिडर्ड अ पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। देखो, आगे तो हम लोग रोमांटिक एज पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन रोमांटिक मूवमेंट को पायनियर करने का क्रेडिट किनको जाता है? तो रॉबर्ट बर्न्स को जाता है। तो कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ दे कि किसे रोमांटिक मूवमेंट का पायनियर कहा जाता है, तो आपके आंसर क्या होने चाहिए? रॉबर्ट बर्न्स, है ना। फॉर हिज एम्फेसिस, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इमोशन और नेचर पे जोर देना शुरू कर दिए थे। इमोशन और नेचर पे जोर देना शुरू कर दिए थे और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे। इस कारण से इन्हें पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है। अच्छा, पायनियर का मतलब क्या होता है? पायनियर का मतलब जो इंसान कोई भी चीज को पहली बार शुरू करता है उसको पायनियर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट बर्न्स की बात करें तो वैसे और भी वर्क्स है इनके। अच्छा, रॉबर्ट बर्न्स जो थे एक स्कॉटिश थे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में भी इनको पढ़ा जाता है। और इसे इनका एक फेमस वर्क के बारे में बात करें तो अ रेड रोज। तो अ रेड रोज इन्होंने लिखा है, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोम्स रिटन इन 1794। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब क्या है, तो हो गया खत्म, रॉबर्ट बर्न्स के साथ ये हो गया खत्म। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने बताया, बहुत ही सोच समझ करके उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया जिसका एग्जाम से लेना देना होता है।